हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमनीफाई। देखो, जो आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो है हमारे ऑप्शनल को लेके। जैसे कि आप सबको पता है, चाहे आपने अभी स्टार्ट करा है, आपको इतना तो पता होगा कि जो ऑप्शनल है वो 500 नंबर का होता है हमारे मेंस के पेपर में। ठीक है, तो 500 नंबर में से कम ना हमें 300 अगर हम स्कोर कर लेते हैं ना, तो उसको किसी भी ऑप्शनल के अंदर में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर माना जाता है। लेकिन उसको 300 स्कोर करने के लिए ना इंसान की जान निकल जाती है, क्योंकि जो ऑप्शनल होता है ना, उसको हमें बहुत डेप्थ में जाके पढ़ना होता है और सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि भाई हम ऐसा कौन सा ऑप्शनल चूज़ करें या किन बातों को ध्यान में रखें ऑप्शनल को चूज़ करने से पहले। तो पहले तो मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने सेम चीज़ ही बोली थी कि जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मतलब जब मैंने इस जर्नी की स्टार्ट करी थी, तो मैंने बहुत सारे ऑप्शनल्स को टेस्ट करा था। उस टाइम पे मुझे कोई आइडिया नहीं था कि भाई इतनी वैल्यू होती है ऑप्शनल की, ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंस ऑप्शनल रखता है और ऐसे ऐसे करके मुझे कल को ये वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सामना करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे जो सराउंडिंग्स हैं, ठीक है, मेरे नॉन में कोई भी इस पेपर की तैयारी नहीं कर रहा था, ना इवन कि अभी कर रहा है। तो ना ही मेरी फैमिली में दूर दूर तक कोई कर रहा था यार, ना ही यहाँ पे किसी में मुझे कभी क्रेज़ दिखा, ना किसी के मुंह से मैंने यहाँ पे यूपीएससी का भी नाम सुना था। ये यूपीएससी का जो वर्ड है ये भी मुझे अपने मदर से पता चला था, वो एक अलग बात की स्टोरी बताऊंगी मैं। तो आई वॉजेंट अवेयर अबाउट दिस। तो जब मुझे यूपीएससी के फुल फॉर्म नहीं पता, ये सब चीज़ें नहीं पता, तो ऑप्शनल का दूर दूर तक मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। बस यूट्यूब से कुछ देखा, जितनी नॉलेज समझ में आई उतना मैंने उस चीज़ों को समझा। ये था मेरे साथ, ठीक है। तो इतनी ही नॉलेज के बेसिस पे, इतना ही जो मेरा बेस था, ठीक है, मैंने देखा कि अच्छा मेंस के सब्जेक्ट होते हैं GS1 GS2। पहले तो ना मुझे लगता था पता नहीं ये क्या है भाई, पता नहीं क्या है, ये कौन सा सिलेबस है, ये GS1 क्या है, ये हिस्ट्री क्या होगी, ये ज्योग्राफी में क्या होगा। मतलब मेरे लिए ना सब कुछ एकदम ऐसा था जैसे आप किसी ना और ही प्लैनेट पे आ गए, ठीक है। तो वो सब कुछ मेरे लिए ऐसा मुझे दिखाई दे रहा था उस वक्त पे जब मैंने बिल्कुल स्टार्ट करा था। तो मैंने बहुत सारे ऑप्शंस को पढ़ के देखा, मैंने सोशियोलॉजी को पढ़ा, सबके कहने पे, मतलब टॉपर्स का सुना था कि भाई इसमें नंबर आते हैं। क्योंकि यार जब हम नया नया कुछ भी उठाते हैं ना, हम ही होते हैं कैसे भी ना हमारे नंबर आ जाएं, बस हमें नंबर लेने और हमें सेलेक्ट होने, ये चीज़ें होती हैं। पर उस टाइम पे हमें ये नहीं पता होता, जब तक हम उस सब्जेक्ट के अंदर नहीं घुसते, ठीक है, जब तक हम उस जर्नी का पूरी तरह से हिस्सा नहीं बनते, तब तक हमें समझ में नहीं आता यार कहाँ पे कमियां हैं, ठीक है, और कहाँ पे मुझे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो है ना वो एडवांटेज देखने को मिलेगा। सेम मेरे साथ में हुआ। तो मैंने सोशियोलॉजी पढ़ के देखा, मैंने फिलोसफी पढ़ के देखा, मैंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ के देखा, मैंने क्या क्या नहीं पढ़ के देखा, ठीक है। अब फिर मैं टिक जाती हूँ आके साइकोलॉजी पे। तो मुझे ये था कि मेरा जो कॉलेज है वहाँ पे मेरे एक सेमेस्टर में ना पर्सनालिटी का एक एक कुछ टच था साइकोलॉजी का। सो मुझे लगा यार कि अ, थोड़ा सा मुझे पता है इसके बारे में, तो डेफिनेटली ना मेरा हो जाएगा ये, ठीक है। तो मैंने इसकी बुक्स सब कर ली, ऑर्डर जो था वो सब कुछ मैंने मंगवा लिया। तो मैंने कर दिया अपने इस जर्नी को स्टार्ट में फाइनली अपना साइकोलॉजी के साथ में। अब फर्स्ट अटेम्प्ट में जब था तो मेरा सिर्फ एक इंट्रोडक्शन हुआ और मेरे एनसीईआरटी के नोट्स बने और मैंने बैरन को कंप्लीट कर लिया। मैंने जो सिसरेली है, जिसको आप चिकरेली के नाम से भी जानते हो, ठीक है, तो वो मैंने अपनी कंप्लीट कर ली। मतलब एक जो होती है ना, एक रीडिंग जो होती है वो मैंने कर ली। उस टाइम पे मुझे साइकोलॉजी का मीनिंग तक नहीं पता था, ठीक है, मुझे नहीं पता था इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। पहले तो सिलेबस को समझा, उसकी हर एक चीज़ को पढ़ा। पहली बार पढ़ने से आपको कुछ भी नहीं आ जाता, ठीक है। जैसे मैंने लर्निंग चैप्टर को पढ़ा था, तो पहली बार में मुझे सिर्फ एक आइडिया हुआ कि अच्छा ऐसे ऐसे करके ना एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ऐसे ऐसे करके ना रिजल्ट आता है, कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, हाइपोथेसिस बनते हैं, ठीक है, थ्योरीज बनती हैं। तो पहले अटेम्प्ट में तो मैं इन चीज़ों से ही रूबरू हुई, ओके। तो मैंने जो मेन फोकस था मेरा बटा हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो कैसे, क्योंकि मैं कोचिंग की क्लासेस भी कर रही थी। मुझे ज्योग्राफी का भी कुछ नहीं आता था, ठीक है, मुझे जो आता था वो सिर्फ आती थी इकोनॉमिक्स, क्योंकि वो मेरी 11th एंड 12th में कॉमर्स थी मेरे पास में, तो वहाँ से मेरी ओवरलैप कर रही थी। तो उसको समझने में मुझे बहुत टाइम नहीं लगा। सर करवाते थे और मैं नोट डाउन करती थी, मज़े मज़े में आई वॉज इंजॉइंग दैट सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ थी। अब बाकी और सारे सब्जेक्ट्स ना मुझे एकदम बहुत न्यू लग रहे थे। हाँ, मैं ट्यूशन्स पढ़ाती थी, मुझे एनसीईआरटीज़ आती थी, सब कुछ मैं कर रही थी। पर जो एक नज़रिया चाहिए होता है ना उस लेवल पे, जब हम यूपीएससी में आते हैं तब एक चीज़ें ना बहुत अलग हो जाती हैं। उस टाइम पे तो मुझे समझ नहीं आता था भाई ये पीवाईक्यूज़ क्या होते होंगे, इनको कैसे देखना होता होगा, ये एनालिसिस कैसे करते हैं, 100 तरह के सवाल आते थे। तो पहले अटेम्प्ट में मैंने कैसा करा था कि बुक आती है एक, है ना, दिशा पब्लिकेशन की, तो वहाँ से ना मैंने मतलब उनके आंसर्स देखे कि अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। और मैं क्या कर रही थी उस टाइम पे, मेरी गलती क्या थी, देखो यार मैं बिल्कुल नहीं घुसी थी उसमें।
तो 2020 के दिसंबर में, मतलब क्लासेस मेरी नवंबर में लगनी होती हैं, ठीक है, बट वो फिर से आगे चली जाती हैं लॉकडाउन की वजह से, फिर दिसंबर में शिफ्ट होती हैं। एक दो ओरिएंटेशन की क्लास लगती है तो पता चलता है कि अच्छा ये सिलेबस होता है, ये प्रीलिम्स होता है, ये मेंस होता है, देन उसके बाद इंटरव्यू होता है और ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होते हैं और हर सब्जेक्ट के अंदर ये हमें सिलेबस होता है। अब आप बोलोगे कि अमन, हमने आपसे बोला था कि आपको वीडियो बनानी है रिगार्डिंग दी optional selection, but why you are telling your story in between? So my dear, मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि मेरे जैसे बच्चे भी इस टाइम पे हैं जिन्होंने पहली बार इस जर्नी को स्टार्ट करा है, तो उनकी प्रॉब्लम्स को भी मुझे ध्यान में रखना होगा कि अगर आपने बिल्कुल ही नया स्टार्ट करा है, आपको मैं ये मान के चलती हूँ कि आपकी फील्ड बिल्कुल न्यू है, आपको कुछ भी नहीं पता, ठीक है, तब आपको ऑप्शनल कैसे टैकल करना है, ठीक है। और अगर आपका सेकंड अटेम्प्ट है या थर्ड अटेम्प्ट है, तब आपको इन सब चीज़ों की जो बेसिक्स हैं वो क्लियर है, या आपका पहले से ही इस चीज़ में मतलब फील्ड में बैकग्राउंड है, ठीक है, तब आपको पता होगी बहुत सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें ना वेरी करती हैं, लेकिन ये वीडियो मैं पर्टिकुलर उस बच्चे के लिए टारगेट कर रही हूँ जिसके हालात ना मेरी तरह थे, मतलब मेरी तरह अभी हैं, जो मेरे कभी ज़िंदगी में थे। 2020 में होता है, ठीक है, तो फिर वो आगे क्लासेस पोस्टपोन हो जाती हैं, तो फिर 2-3 महीने लॉकडाउन हो जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है, फिर से एक जगह पे सब कुछ हो जाता है। तो भाई मैं अपना ऑप्शनल खुद ही करती रहती हूँ, क्योंकि यार ऑनेस्टली बताऊँ तो कोचिंग की फीस ही घर वालों ने बड़ी मुश्किल से भरी थी यार, बहुत एकदम से ना, एकदम नहीं होता। उस टाइम पे हमारे घर पे भी कुछ फाइनेंशियल इशू चल रहे थे, तो जैसे तैसे करके ना घर वालों ने मेरी कोचिंग की फ़ीस भर दी, तो वो तो हो गया। अब यार मुझे पता चला कि भाई ऑप्शनल के लिए लग होती हैं पैसे, मुझे नहीं पता था इतना कि भाई सब कुछ ऐसा ऐसा होगा। तो अब मैं घर वालों को क्या बोलूँ यार, आपको भी पता है कि ऑप्शनल की फ़ीस ना 40,000 से तो कम आपको कहीं दिखेगी नहीं, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपकी फ़ीस का। तो मैं घर वालों को क्या बोलूँ, तो मैंने फैसला करा कि नहीं अमन, तू ना खुद ही करेगी, ठीक है, यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ, मतलब कुछ और नहीं है। और साइकोलॉजी में ऐसा है कि भाई यूट्यूब पे कुछ भी नहीं मिल रहा था मुझे, सब कुछ खुद से करना पड़ रहा था। 11th एंड 12th ही कहीं से एनसीईआरटी मिल रही है तो मैं उसको कर रही थी। तो आ जाओ, ठीक है। अब सितंबर में आके ना 2022 के, देखो एडमिशन कब ली मैंने, 2020 में, ठीक है, ओरिएंटेशन क्लासेस हुई, लॉकडाउन हुआ, फिर से ओरिएंटेशन क्लासेस होती हैं, ठीक है, कुछ बेसिक्स करवाए जाते हैं। उसके बाद में सितंबर में प्रॉपर शुरुआत होती है इंटरनल सिक्योरिटी के साथ में, देन हमारी गवर्नेंस होती है, ठीक है, सोशल इश्यूज होते हैं, सोसाइटी होती है, ये सब चलता है। और एथिक्स ना हमारे होते हैं, देखो नहीं 2021 में होता है ये सितंबर में, हाँ 2021 के सितंबर में इंटरनल सिक्योरिटी स्टार्ट होती है। अगर नहीं मेरे पे यकीन ना, मैंने आज भी अपनी नोटबुक में डेट डाली है, आई विल शो यू दैट कि कितना ज़्यादा वो था। तो जो बीच में वो टाइम आ रहा था उसमें मैंने अपनी एनसीईआरटी पढ़ी थी, ऑप्शनल पढ़ा था, सी सेट की रीजनिंग करी थी, ठीक है, क्वांट भी करा था, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस टाइम पे मैंने सीखी थी लक्ष्मीकांत कैसे पढ़ते हैं, उसकी चीज़ों को सीखा था कि अच्छा भाई प्रेसिडेंट की इलेक्शन ऐसे होते हैं, ओह अच्छा ये संविधान होता है, ये भी मुझे नहीं पता था। तो ऐसे ऐसे करके ना मैं इन चीज़ों से ग्रो करके आई हूँ। तो ठीक है, सितंबर में पूरी तरह से फाइनली एक हो जाता है कि अब चलो पेपर आने वाला है, अब हो जाओ स्टार्ट, ठीक है। अब फिर मेरे चलता गया ये टाइम, ठीक है, चल रहा है, तो साथ में जैसे जैसे क्लासेस चल रही हैं, एंड देन मैं अपना ऑप्शनल भी जो मुझे टाइम मिल रहा है मैं उस टाइम पे करती जा रही हूँ, कि कोचिंग की क्लासेस काफ़ी लंबी होती थी यार, उस टाइम पे इतनी हैबिट नहीं थी, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में सोचती थी कि ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, तो वो सब रहता था मेरे साथ में, ठीक है। तब मैं मैप भी मैंने सीखे थे, सब कुछ करा था, उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं आता था, मैं दोबारा चीज़ों को रिपीट करूँगी। एक दिन में मैंने कुछ भी नहीं सीखा, मुझे बहुत लंबी एक जर्नी लगी है, एक बहुत लंबा एक सफ़र तय करके आई हूँ मैं यहाँ तक जो बैठी हूँ अभी, जो इतने बोलने के लायक हो रही हूँ ना, तो मैंने एक सफ़र तय करा है, प्रॉपर सफ़र तय करा है। तो ठीक है जी, ये हो गया। अब 2022 के जनवरी में ना हमारे चल रहे होते हैं एथिक्स, ठीक है, देखो पेपर है हमारा 5 जून को, मुझे आज भी वो डेट याद है, 5 जून 2022 को हमारा पेपर है प्रीलिम्स का, ठीक है। उससे पहले एथिक्स चल रहे हैं हमारे, देन हमारी इकोनॉमिक्स भी चलती है उसके बाद में, और सब्जेक्ट्स भी हमारे चलते हैं, और कोचिंग पेपर से 15 दिन पहले तो हमारा सिलेबस पूरा होता है, ठीक है। साइंस एंड टेक होती है मेरे ख्याल से उस टाइम पे, हाँ, क्योंकि मैंने छोड़े हुए नोट्स कुछ बना नहीं पाई थी, क्योंकि मुझे था कि यार पेपर पढ़ना है, सब कुछ करना है, तो ये होता है। तो 15 दिन पहले तो हमारी क्लासेस ख़त्म होती हैं। तो ये गया मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट की कहानी, जहाँ पे मेरा ऑप्शनल भी लटक रहा है, सब कुछ ऐसे ही लटक रहा है, पर मुझे खुद को ये था कि मैंने बहुत प्रिपरेशन करी है, होता ही है यार, पहली बार हम इतना पढ़ रहे होते हैं, इतना सिंसियरली पढ़ रहे होते हैं, तो मुझे ये था कि मेरा हो जाएगा। बट यार मैंने इसको बाद में एक्सेप्ट करा कि नहीं अमन, तू अभी उस चीज़ के लायक नहीं थी, क्योंकि तूने बिल्कुल नई जर्नी स्टार्ट करी थी,
तो यू वर नॉट लायक, ठीक है, यू वर नॉट दैट मच कैपेबल जो एक रैंक होल्डर को होना चाहिए। स्टिल मेरे में वो नॉलेज नहीं थी। चलो तुक्का लग के अगर मेरा प्रीलिम्स निकल जाता ना, मेंस में पक्का मैं उड़ जाती, क्योंकि मेरा कोई ऐसा कुछ नहीं था, मुझे कुछ नहीं पता था। हाँ मैंने आंसर राइटिंग करी थी, मैंने कोचिंग के कुछ टेस्ट दिए थे, बट उस एक आंसर को लिखने के लिए मुझे आधा घंटा लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, कुछ आ ही नहीं रहा था। उस टाइम पे मैंने मैप बनाना ही सब कुछ सीख लिया। ओके, तो ये गई मेरे पहले अटेम्प्ट की कहानी। बताती हूँ ना मैं कैसे कैसे मेरा ऑप्शनल का सफ़र रहा है। अगर बोर हो रहे हो ना, यू पीपल कैन स्किप दिस कहानी, ओके। तो फालतू की कहानी को आप स्किप कर सकते हो और आगे जाके वीडियो को देख सकते हो। अगर कोई मेरी हेल्प कर सकता है तो प्लीज़, जहाँ भी ऑप्शनल का स्टार्ट होना तो प्लीज़ उसका टाइम स्पेंड डाल देना, सो दैट कि जो बच्चा अपना टाइम बचाना चाहता है, दैट चाइल्ड और दैट एस्पायरेंट कैन सेव हिज हर टाइम। ओके ओके, आ जाओ। तो ये हो गया। अब मैं टूट गई, मैंने आपको बताया। फिर भाई मैं घर आ गई, फिर मैंने ट्यूशन स्टार्ट कर दी। उसके बाद मैंने सोचा यार अब यूपीएससी को साइड करते हैं कि मैं नहीं दूंगी, ये नहीं दूंगी, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन सब कुछ था। ऐसे करते करते सितंबर का महीना आ गया और मैंने फॉर्म भर दिया IBPS PO का। यार तो थी नहीं यार, ट्यूशन पढ़ा रही थी बच्चों को, ठीक है, रात के 11 बज रहे थे मुझे, मतलब इतने सारे बच्चे मेरे पास आते थे। तो बच्चों का मेरा ये था कि मुझे डांट भी पड़ी इस चीज़ के लिए मेरे घर पे कि मैं ना एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती थी। अब वो मुझे प्यार से बोलती थी हमारा प्रोजेक्ट बना दो यार, हमारा मॉडल बना दो। तो आई एम दैट मच डफर। मुझे पता है बहुत सारे लोग वैल्यू नहीं करते हैं, उन्होंने करी भी नहीं है, ठीक है, मतलब बहुत कुछ मेरे से देखना पड़ा कि दे टुक मी एज अ जोक कि भाई फ्री की मिली हुई है तो काम करे, सब कुछ कर रही है, मतलब किसी ने कभी वैल्यू नहीं करी मेरी। और मुझे ये था कि चलो यार घर में सपोर्ट करूँगी थोड़ा ना, कुछ अपने फादर को सपोर्ट करूँगी। मेरा भाई भी जो है वो पढ़ रहा था उस टाइम पे, कि चल थोड़ा सपोर्ट जाएगा, क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ी हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, मुझसे और तो कुछ होगा नहीं तो ट्यूशन से पढ़ा लेती हूँ। बट बहुत सारे लोगों ने पूरे पूरे साल की मुझे फ़ीस नहीं दी, और मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं किसी को बोल नहीं पाती। तो ये सब चीज़ें होगी, ठीक है। अब आ गया भाई IBPS PO का पेपर। मुझे पता था अंदर अंदर कि मेरा पेपर नहीं निकलने वाला। इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो जाएगा, बट क्वांट नहीं होने वाला था, क्योंकि उसमें भाई टाइम चलता है, वो होता है आपका ना कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होता है, वो तो पहली बार ऐसे एग्ज़ाम देना था तो कोई वो नहीं था, तो वो निकल गया, उसमें मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर मैंने नाबार्ड का ही भरा था, वो मैं देने नहीं गई थी। ऐसे करते करते ना जो दिसंबर का महीना आ गया, ठीक है। अब यार अब तक ना मैंने कुछ दोबारा नहीं उठाया, मैंने अपना बस मोटा मोटा पढ़ा है, यूपीएससी का जो कुछ सब्जेक्ट्स है वो रिवाइज़ करे हैं। पर मुझे ये था कि भाई मुझे 2023 में ना पेपर में बैठना है, और मेरा वक्त निकल गया ये सब में, खुद के कॉन्फ्लिक्ट्स में, खुद के फेलियर को एक्सेप्ट करने में, बच्चों में टाइम निकल गया, इन सब में मेरा वक्त निकल गया पूरी तरह से। अब आ गया दिसंबर का महीना, मतलब दिसंबर आने ही वाला था, मतलब हाँ वो दिवाली के बाद का टाइम था ये, ठीक है। तो ये टाइम आ गया, अब मैं क्या करूँ, मैं सोच में पड़ गई कि अमन अब तू क्या करेगी भाई, तेरा तो पेपर आ रहा है। तो देख, तेरा पेपर है मई में, क्योंकि पहले जून में था, मई में आ गया 2023 में, तो अब तू करने क्या वाली है। देख तू ऐसा कुछ कर कि साइकोलॉजी अब तू पढ़ नहीं पाएगी अमन, क्योंकि तेरा प्रीलिम्स निकल जाएगा, मतलब मैंने खुद को ही बोला कि तू मेंस नहीं कर पाएगी। अब थोड़ी मुझे अक्ल आने लगी थी कि भाई क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, और क्या डिमांड होती है, क्या नहीं होती। अब मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि भाई कि CAPF के पेपर भी कुछ चीज़ होते हैं, CDS भी कुछ होता है, NDA भी कुछ होता है, तो मुझे ये पेपर भी करना है। तो मुझे इतनी क्लैरिटी अब मिल चुकी थी धक्के खा खा के चीज़ों से। तो मैंने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। एक दिन ना मेरी आंखों के सामने इकोहॉलिक्स, मतलब मैं किसी चीज़ को वो नहीं कर रही हूँ, मतलब ऐड आती है। तो मुझे लगा अमन अमन इकोनॉमिक्स लेते हैं भाई, एकदम सही है, GS 3 में काम हो जाएगा, और तुझे ना प्रीलिम्स के लिए पढ़नी नहीं पड़ेगी। मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया था, मैं इतना फंस चुकी थी इस ट्रैप के अंदर में कि भाई सिलेबस का ओवरलैप देखते हैं। तो मैंने ओवरलैप देख के डिसाइड करा, मैंने अपने घर पे बात करी, तो मेरे घर वालों को भी ये था कि चल यार अगर हम थोड़ा सा अब लगा देंगे पैसा, मतलब जैसे तैसे करके। मेरे पेरेंट्स ने पता नहीं कैसे मैनेज करा होगा, मेरी बेवकूफ़ी है, मैंने बहुत पैसा वेस्ट करा अपने घर वालों का, ठीक है। इतना मैं कभी कमा नहीं पाई ज़िंदगी में जितना मैंने उन पर मैं बोझ बनी हूँ। बट यार उनके लिए मैं बोझ नहीं, बट मुझे खुद को लगता है यार कि नहीं, पता नहीं मेरे जो फादर हैं वो कैसे कैसे कमाते हैं यार, है ना, मतलब मुझे पता है उनका कितना स्ट्रगल है, मतलब हर किसी के पेरेंट्स की लाइफ में स्ट्रगल है। तो मुझे बहुत बुरा लगा फिर। तो चलो मैंने बोला कि ना भाई मुझे ना इकोनॉमिक्स लेनी है, तो ऐसे ऐसे करके सब कुछ करना है। कोई नहीं था, मतलब ऐसे ही मैंने अपने आप सोचा और मैंने ले ली। और मैं इतना दिमाग काम नहीं करा उस टाइम पे, इतनी एंजाइटी में थी कि मैंने इतना चेक नहीं करा कि भैया अगर ओवरलैप कर रहा है तो मैं खुद से तो ऑब्जर्व कर लूँ, मतलब मेरी मत मारी गई थी उस टाइम पे। खुद से मैंने इतना नहीं देखा, और मैंने बस 4 टॉपर्स की बातें सुनी, ठीक है, कि भाई टॉपर्स हैं, इकोनॉमिक्स टॉपर्स निकले हैं तो टॉपर की बातें सुनो, और चलो लग पड़ी मैं उसी लाइन के पीछे, ठीक है। मेरे घर वालों ने फ़ीस भर दी यार। अब फीस भर दी
तो जब मैंने इकोनॉमिक्स देखी ऑप्शनल में, एक तो वो उसका लेवल बहुत हार्ड था, उसमें इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ती है आपको, माइक्रो पढ़नी पड़ती है ना, तो बहुत सारा उसमें जो था, बहुत सब कुछ था। तो मैंने ऑनलाइन सारी क्लासेस अटेंड करी, मैंने नोट्स भी बनाए, पर यार वो जो कॉन्फिडेंस था ना आंसर राइटिंग का, वो वहाँ पे मेरे अंदर नहीं आ पाया। ठीक है, फैब में मेरी क्लासेस लग रही हैं, बीच में मैं बीमार हो गई, फिर यू टेंशन से फिर छूट गई, फिर मैंने बैकअप करा। और दूसरी चीज़ ये थी कि जो उसका पेपर 2 था ना यार, उसकी क्लासेस बहुत सारी हो चुकी थी। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी का जो पेपर होता है, तो यार उसमें भी इतना सारा कंटेंट है। प्रॉब्लम मुझे अब उसमें याद थी कि मैं मगअप कैसे करूँगी ना सारी चीज़ों को। मेरा पेपर भी आ रहा है प्रीलिम्स का, चलो हो गया, चल रहा ऑप्शनल में कैसे भी करके हिम्मत करके कर रही, सब कुछ करती जा रही थी। ठीक है, आपने देखा होगा इकोनॉमिक्स की बुक्स पढ़ी हैं यहाँ पे, तो मैं करती जा रही। ठीक है, अब क्योंकि पैसे भरे हैं मेरे घर वालों ने। तो यहाँ से आपको मैं एक चीज़ का आंसर देना चाहूँगी कि अगर आपको अपना ऑप्शनल चूज़ करना है, यानी यहाँ से आपको एक लेसन सीखना पड़ेगा। वो ये लेसन सीखना पड़ेगा कि जैसे आप लोग कह रहे हो, मैंने नितेश का भी कमेंट पढ़ा, विकास आपका ही पढ़ा, आप पवेट को कह रहे थे एंड नितेश आप सोशियोलॉजी की बात कर रहे थे कि भाई ओवरलैप करते हैं। तो देखो, मैं अभी आपको इतना ही बोलना चाहूँगी कि आप खुद से देखो। अगर आपने किसी टॉपर से सुना है ना कि ओवरलैप कर रही हैं चीज़ें, तो मत जाओ यार, वेस्ट कर दोगे, मेरी तरह बहुत बड़ी गलती कर दोगे। क्योंकि किसी के कहने में और खुद के करने में ना ज़मीन आसमान का अंतर होता है। ठीक है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो पहले एक काम करो, खुद से पेपर खोलो 10 साल के पुराने, ठीक है, सिलेबस को ओपन करो और फिर देखो यार, और फिर और पेपर देखो GS1 का, अगर आपको सिलेबस पता है, और फिर बैठ के ढंग से देखो भाई कहाँ कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगर तो आप ऐसे इंसान हो कि बहुत सब कुछ चीज़ें मगअप कर सकते हो, ठीक है, मगअप करने के बाद आप लिख सकते हो। अब मेरे में प्रॉब्लम दूसरी ही आ रही है, मेरे ना जो कलाई है ये, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। अब जो मेरा साइकोलॉजी है, ठीक है, मैं मगअप भी कर लूँगी, ओवरलैपिंग तो उसमें कहीं करती नहीं है, सच एथिक्स में कुछ करती है। तो इतना लिखना, ठीक है, इतना लिखना मेरे हाथ की जान निकल रही है, तो वो अलग चीज़ है। अब आपको क्या करना है, अगर आपने देखा कि भाई अच्छा पेपर ना जी ओवरलैप कर रहा है, तो पहले जाके देखो कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ कितनी ओवरलैप कर रही है और कहाँ कहाँ पे कितना आप ऑप्शनल का यूज़ कर पाते हो। ठीक है, तब जाके इसको देखना, अदरवाइज मत करना। पहले तो ये चीज़ आपको देखनी है। एंड दूसरा, इकोनॉमिक्स में ना मेरा दिल नहीं बैठ रहा था, मैं बस पढ़ रही थी ऊपर के मन से, क्योंकि मेरे घर वालों ने फीस भरी थी उसकी जैसे तैसे। तो दूसरी चीज़ आपको यहाँ से ये देखनी पड़ेगी, भाई आपका इंटरेस्ट भी होना ज़रूरी है। ठीक है, ओवरलैपिंग मैंने देख लिया, मैंने उस टाइम पे लगा यार चल, मुझे इकोनॉमिक्स तो आती है 11th 12th की, उसी के बेसिस पे मैंने ये फैसला कर लिया, जो बहुत ज़्यादा बड़ी मेरी बेवकूफ़ी थी। क्योंकि ऑप्शनल एक अलग लेवल की जो है ना वो मतलब एक पढ़ाई ना एक अलग लेवल की जो स्टडी है ना वो डिमांड करता है। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत हमें गहराई में जाकर लिखना होता है। ठीक है, ग्रेजुएशन के एक लेवल ऊपर लिखना होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन का एक लेवल नीचे लिखना होता है। ठीक है, तो मतलब ग्रेजुएशन का और एक 1 ईयर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन का, इतनी आपको नॉलेज किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट की जितना मुझे एक्सपीरियंस है उतनी आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरा फ्लॉप हो गया इसका आइडिया। अब होता क्या है, हमारे घर में बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जो मैंने प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करी थी, मैंने CAPF सब लगाए थे पूरा टाइम मैनेजमेंट करके, वो मेरी वेस्ट हो जाती हैं। ठीक है, ये मैं खुद फिर बोल लूँगी, मैं खुद की गलती को एक्सेप्ट करूँगी कि बेशक मेरा हो जाता। और ये मैंने आपको बताया था ना, उसी टाइम पे मैंने 2022 में आके कोचिंग भी ली थी इसकी, जब मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, तो मैंने मेंस की कोचिंग भी ले ली थी। बट वही था ना, मेरा मन ऊपर नीचे था, बस ऐसे ऐसे करके मैंने नोट्स बना लिए। तो वो एक चीज़ बहुत अच्छी होगी भाई, टाइम निकाल के ना मैंने वो कर लिया था, तो वो अच्छा हो गया था, मेरा मेंस का बन गया था। बट मैं अभी भी ना उस उतना कैपेबिलिटीज़ के साथ में नहीं चल पा रही थी, मतलब उस माइंडसेट के साथ में आई वॉजंट डूइंग, जहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस आ पाए कि अमन नाउ यू आर रेडी। ठीक है, तो भैया आ गया मेरा सेकेंड अटैम्प्ट, तो उसमें भी ये हुआ था मेरे साथ में। ठीक है, हो गया ये, तो मैंने कोशिश करी, सब कुछ करा था, लेकिन वो सब कुछ बिखर गया मेरा। तो अब मैंने सोचा यार, अब अमन अब तू नहीं करने वाली है, अब मैं क्या करूँ। ठीक है, मेरा हो गया, निकल गया, रिजल्ट आ गया। अब मेरे जो मदर हैं घर पे बात हो रही है कि भाई अब करा क्या जाए। तो ग्रेजुएशन है, मैंने ना स्कूल्स में भी ट्राई करने की कोशिश करी, तो दे सेड कि भाई यू आर नॉट पोस्ट ग्रेजुएटेड एंड प्लस आपके पास B.Ed नहीं है, तो यू आर नॉट एलिजिबल, ओके, नॉट इवन फॉर नर्सरी क्लास। आई सेड ओके फाइन, तो रिजेक्ट कर दिया। और कहीं पे जो मेरे मदर हैं, डजंट फील एनी सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से तो मतलब अलाउ नहीं करते हैं कि भाई गो एंड डू सम वर्क लाइक दिस। तो ये चीज़ है।
अब मैं फंस चुकी हूँ यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं ज़िंदगी में क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी उलझ गई है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देन माई मदर सेड टू मी, मतलब मेरा बीच में ये भी प्लान हो रहा था उससे पहले दैट कि आई शुड गो टू अब्रॉड एंड ऑल दिस, बट यार फिर वो सब चीज़ें हैं, ये अलग करते हैं इसको, ठीक है। तो अब क्या करूँ मैं। देन माई मदर रिकमेंडेड मी कि अमन गो विद दी मास्टर डिग्री। अब किस में मास्टर डिग्री करें, अब कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो शी सेड कि डू इन दी साइकोलॉजी, टेक साइकोलॉजी दोबारा से, योर ऑप्शनल एंड वर्क ऑन दैट, ठीक है। और जब मैं मास्टर्स करने लग रही हूँ तब भी यार बहुत सब कुछ डिफरेंस है। मास्टर का लेवल कुछ अलग है, उसकी डिमांड कुछ अलग है, और यूपीएससी ऑप्शनल कुछ अलग है। तो मैं उलझ ही पड़ी हूँ सब चीज़ों में, मतलब इधर भी देख रही हूँ उधर भी देख रही हूँ, ठीक है। तो अब मैंने ले लिया बीच में ब्रेक, चल ठीक है कर लेते हैं, और बीच में मैंने करना शुरू कर दिया। यार ये वीडियो लंबी हो रही है, माफ़ कर देना मुझे, ठीक है। मैं अपनी स्टोरी आपको बता रही हूँ, मेरे साथ में क्या क्या जो है वो बीती हैं। अब यहाँ पे यार मुझे फिर श्योरिटी नहीं थी कि अब भाई मेरा पेपर कभी निकलेगा। सो फिर से मेरी मदर ने मुझे रिकमेंड करा कि अमन गो विद द कोडिंग। सो मैंने कोडिंग सीखी, 6 महीने लगा के सब करा। ऐसे करते कराते ना दिसंबर आ गया, ठीक है। और फिर मेरा यार दिल ही नहीं है, मैं ऊपर के मन से कर रही हूँ, मैं खुद को नहीं पहचान पा रही हूँ कि व्हाट आई एक्चुअली वांट, और मैं एक्चुअली में चाहती क्या हूँ। आई वांट टू बी एन IAS ऑफिसर, दिस इज़ माई इनर डिज़ायर, मतलब एक बर्निंग डिज़ायर है जिसको मैंने सिर्फ फील ही नहीं करा, उसको आई लिव, अंदर से है वो, मतलब कुछ एक अलग ही लेवल का ना मुझे एक एक समथिंग। वेट अ मिनट, सॉरी वो मेरे जो मदर है पूछे थे भाई खाना तो खा ले आके, ठीक है। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, मैं इतनी ज़्यादा एंजाइटी में हूँ। तो क्या बता रही थी मैं यार, मेरा ना दिमाग लिटरली ऐसा ही हो रहा है। हाँ तो भाई ऐसे करते करते ना दिसंबर आ गया, कोडिंग सब सीखी, वो हो गया। अब मैं क्या करूँ, चैनल भी मैंने बना लिया था अपने सेकंड अटेम्प्ट के बाद में, बट वो अंदर से ना वो एक मतलब एक मोटिवेशन नहीं आ रही थी कुछ करने की, तो बस सब कुछ ना बस यूँ ही लाइफ लटक रही थी। तो मेरा ध्यान चला गया अब कोडिंग पे, मैंने पूरा दिल लगा के सब कुछ HTML जावास्क्रिप्ट है ना, बैक एंड फ्रंट एंड सब कुछ सीखा मैंने, MongoDB, एक्सप्रेस, रिएक्ट, तो CSS, तो ये सारी कुछ चीज़ें जो थी वो मैंने सीखी कोडिंग में। अब कोडिंग मेरी ख़त्म होगी, अब टाइम था, मुझे वेबसाइट्स बनानी भी आने लगी, सब कुछ आने लग गया था, ठीक है थोड़ा और पॉलिश करना सब कुछ हो जाता। इंटर्नशिप की बारी आ गई, प्रॉब्लम आ गई कि मैं बाहर नहीं जा सकती घर से, तो मैंने छोड़ दिया। और मेरा वहाँ पे कुछ मतलब एक वक्त था कि इंटरेस्ट भी उसमें जाग गया, बट मैंने उसको छोड़ दिया। ये मेरा बैकअप प्लान था कि मैं भाई कोडिंग में आगे बढ़ूंगी एज अ फुल स्टैक वेब डेवलपर, ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूंगी। तो हो नहीं पाया, मर्न स्टैकर चुना था मैंने, मिनी मर्न चुना था, तो नहीं बना। अब मैं क्या करूँ, मैं फंस चुकी हूँ पूरी तरह से, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक कि भाई आई एम नॉट कैपेबल ऑफ एनीथिंग, ठीक है, आई एम नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, आई एम अ यूजलेस पर्सन इन दिस यूनिवर्स, ठीक है। मेरा होना ना होना एक बराबर है, मेरा एग्जिस्ट करना ना करना एक बराबर है। तो ये कहानी मेरी चलती गई, बट ठीक है मैं पढ़ती जा रही, सब कुछ करती जा रही थी, बट मैं खो गई थी कहीं पे, डायरेक्शनलेस हो गई थी मैं बिल्कुल ही। अब जनवरी आती है, जनवरी फैब का ये कुछ टाइम पीरियड आता है, ठीक है। जान में मेरे नानी आए हुए थे, एंड नानी के कुछ टाइम के बाद, मतलब दिसंबर में मेरे नानी आ गए थे, वो बीमार थे, वो जान में गए थे 14-15 तारीख को। देन उसके बाद अब मैं होगी फ्री, अब मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है। देन आई डिसाइडेड कि मैं लाइव स्ट्रीम्स करती हूँ। उस टाइम पे अगर रॉकी आपको पता हो कितने कम सब्सक्राइबर्स थे ना, उस टाइम पे मैंने पढ़ना स्टार्ट करा। फिर मुझे एक मोटिवेशन मिली यार कि भाई एक कम्युनिटी बन रही है मेरी, तो फिर मुझे दोबारा से लगा यार कि मुझे एक पर्पस मिल रहा है ना दोबारा से पढ़ने का। तो दोबारा से जो वो मेरा एक वो चीज़ खो गई थी ना कहीं से, वो जो एक उम्मीद थी, जो खुद से उम्मीद थी, जो खुद में एक पागलपन था, है ना, वो खो गया था कहीं पे, और वो दोबारा से इस चैनल ने, इस कम्युनिटी ने, आप सबकी सपोर्ट ने मुझे वापस कर दिया। और आज उसी दम पे मुझे हिम्मत मिली कि अमन यू कैन डू, अमन यू कैन डू, अमन यू कैन डू, अमन। और मैंने स्टार्ट करा लाइव स्ट्रीम से। आपको पता होगा आपकी उस टाइम पे मुझे बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, है ना, दोबारा से चीज़ों को करना, सब कुछ करना, फिजिकल हेल्थ में दोबारा डाउन जाना, चलते चलते मैं यहाँ तक आज पहुँच गई। अब यहाँ तक पहुँची हूँ, अब दोबारा मैंने अपने ऑप्शनल को उठाया है। तो ये थी मेरी कुछ कहानी, ठीक है। अब मैंने अपने ऑप्शनल को दोबारा उठाया, अब है 25 का टारगेट, और मैंने खुद को दिया कि भाई अमन अब सुन ले मेरी बात, दिस इज़ योर थर्ड एंड लास्ट अटेम्प्ट। अब मैं खुद को ही नहीं बोल रही, अब मुझे पता है इसके बाद अगर मेरा कुछ ना बना तो फिर एक ही चीज़ है जो सोसाइटी में होती है, एंड उसके हित में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। बिकॉज
आई वॉन्ट टू हैव माई ऑन आइडेंटिटी, ठीक है, आई वॉन्ट हैव माई ऑन नेम, आई वॉन्ट मेक माई पेरेंट्स फील प्राउड, कि वो प्राउड फील करें कि अच्छा गर्ल चाइल्ड है स्टिल इसने करा, तो वो चीज़ है, उन्होंने इतना इन्वेस्ट करा, ठीक है, उस चीज़ की वैल्यू, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब जिन्होंने में इन्वेस्टमेंट करी है ना, मतलब मैं उसको व्यस्त नहीं जाने देना चाहती, ये चीज़ है मेरी। तो मुझे कुछ करना है ज़िंदगी में, तो मैंने सोचा अमन देख लास्ट चांस है तो कर ले। अब ये सब कुछ चल रहा था, ठीक है, जुलाई का मंथ निकला, पढ़ी मैं, अपनी डिसिप्लिन में आई, कंसिस्टेंसी बनी, डिसिप्लिन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ओके। अगस्त में आपने देखा मेरे साथ में क्या बीता क्या नहीं बीता, फिर भी करके ना मैंने अपनी ज्योग्राफी को पूरा कर लिया, साइंस एंड टेक को मैंने पूरा कर लिया, उसकी 1 या 2 यूनिट ही बची होंगी, बाकी मेरा जो मेजर पोर्शन था वो मेरा हो गया। करंट भी मैं बहुत सही तरीके से कर रही हूँ, कुछ कुछ मैंने सी सेट का भी करा और मेरा एकदम सही चल रहा है जिस हिसाब से मेरा चलना चाहिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स का मुझे अब आइडिया है, बहुत हद तक मुझे अब नॉलेज भी है, ओके। अब मुझे लगा, अब जब मेरा सितंबर स्टार्ट हुआ, कि मैंने यार ऑप्शनल का तो देख लिया अब ढंग से, तूने आंसर राइटिंग पहले करी है, बट वो 7 मिनट की लिमिट में नहीं हो रही है। कंटेंट है तेरे पास में, सब कुछ है, बट आई एम नॉट एबल टू राइट वॉट एवर कंटेंट जो मैंने प्रिपेयर करा है, सब कुछ मुझे पता है कि यहाँ से ये आता है, वहाँ से वो आता है, लेकिन मैं उसको नहीं लिख पा रही हूँ जो 7 मिनट में लिखना है और जो 7 मिनट में ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आपको अपना आंसर प्रेजेंट करना है। मुझे बड़ा ही मोनोटोनस अपनी जो है वो आंसर राइटिंग्स लगी हैं साइकोलॉजी के अंदर में, क्योंकि यार उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो साइकोलॉजी का मैं पर्टिकुलरली आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि उसमें ना मुझे बहुत मगअप करना पड़ रहा है, ठीक है, और बहुत बड़े बड़े लेंदी आंसर्स मुझे लिखने पड़ रहे हैं, पॉइंटर फॉर्म में लिख के वो बात नहीं बनेगी, और वो क्वेश्चन की जो वो डिमांड है वो भी कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो रही है। साइकोलॉजी की अच्छी बात ये है कि आपके पास बहुत लिमिटेड जो है वो चीज़ें हैं। आपको 11th एंड 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है, बैरन पढ़नी है, ठीक है, एंड सिसरेली को भी आप रेफर कर सकते हो, एंड पेपर 2 के लिए आप स्मार्ट स्पैन को फॉलो करोगे तो वो इनफ है, कहने को ये चीज़ें इनफ है। लेकिन जब हमें अपने आंसर को लिखना होता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। करने को मैं मास्टर्स कर रही हूँ साइकोलॉजी में, बट स्टिल मुझे प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैं अपने आंसर्स को लेकर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि भाई कल को जब मेरा मान लो प्रीलिम्स क्लियर होता है तो मेरे पास मेंस के जो 3 मंथ है वहाँ पे मुझे ऐसे भी देखना है, 4 अपने जीएस के पेपर भी देखने हैं, और साथ में मुझे अपना ऑप्शनल भी देखना है, और इस चीज़ के साथ में मुझे पेपर में अपने दोनों पेपर को ऑप्शनल के पूरा करके आना है। तो कैसे होगा? तो इस चीज़ में ना मैं उलझन में, कल रात की मैं सोई नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैं उलझन में पड़ रखी हूँ, मैं क्या करूँ मैं क्या ना करूँ। तो यहाँ से मैं आपको ये चीज़ देना चाहूँगी, आई नो आपको मेरी जो ये बातें हैं ये सब कुछ बोरिंग लग रही हैं, बट यहाँ से मैं आपको कुछ सीख देना चाहती हूँ। वो सीख ये है कि अगर तो आपके पास टाइम कम है, आप 2025 में मेरी तरह एग्ज़ाम दे रहे हो और आपने कुछ भी नहीं वो कुछ देखा, तो भाई उस सब्जेक्ट की तरफ जाओ पहले तो जहाँ पे ओवरलैपिंग कर रही है, प्लस आपका उसमें इंटरेस्ट भी है, और ओवरलैपिंग भी ऐसे कर रही है कि भाई आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा प्रॉपर यहाँ पे ये चीज़ें जो है वो ओवरलैप कर रही हैं, ठीक है। एंड थर्ड चीज़, आप उसकी आंसर राइटिंग में बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। अब मेरे साथ में कंडीशन ये हो रही है कि जैसे ना मैंने ज्योग्राफी काफ़ी अच्छे से कर ली है, मैं पहले मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, अब मुझे आने लगी है, मेरा इंटरेस्ट भी उसमें जो है वो अपने आप में पता नहीं कहाँ से आ गया है। मैप्स के अंदर मेरी इतनी मास्टरी है ना कि विदिन 30 सेकेंड्स आई कैन ड्रॉ द वर्ल्ड मैप। पता नहीं कहाँ से मैंने सीखा, कहाँ से आया, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो वो प्रैक्टिस है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। और दूसरी चीज़ मैंने ये पाई है कि भाई ज्योग्राफी में ऐसा है कि आपको डायग्राम से ज़्यादा प्रेजेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, साइकोलॉजी में ऐसा नहीं है। यू हैव टू राइट, यू हैव टू कोड द टेस्ट, यू हैव टू कोड द साइकोलॉजिस्ट को आप कोड कर दो, लेकिन बहुत सारे टेस्ट को याद करना मेरे लिए बहुत दिक्कत कर रहा है, मैं इतना मगअप नहीं कर पा रही हूँ, हिम्मत कहीं ना कहीं मेरी टूट रही है यहाँ पे यार। देखो मेरे लिए कितना बड़ा रिस्क है ये, जिस इंसान ने अपने ऑप्शन को पूरा कर लिया है और उसके बाद उसके दिमाग में ये बात आ रही है कि भाई यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। क्योंकि ये भी चीज़ है कि मुझे किसी भी टॉपर की कोई आंसर शीट नहीं मिल रही है प्रॉपर तरह से, मुझे नहीं मिल रहे हैं रिसोर्सेज, तो मैं यहाँ पे फिर से गलती कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। मैं तो खुद आपके सामने बड़े ओपनली एक्सप्रेस कर रही हूँ कि भाई मैं भी यहाँ पे गलतियाँ कर रही हूँ, तो मेरी तरह इस जाल में मत फंसो, इस ट्रैप के अंदर मत फंसो। अपनी स्ट्रेंथ खुद मतलब उसका स्पॉट एनालिसिस करो, भाई आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। मान के चलो 3 महीने हैं, वही ऑप्शनल को आपको चूज़ करना है जिसमें आप आंसर राइटिंग कर पा रहे हो, मतलब आपने टॉपिक पढ़ा, बुक बंद, एंड देन यू आर एबल टू राइट, गो विद दैट ऑप्शनल। सारे ऑप्शनल को छांट मारो, 10 दिन लो, ठीक है, सारे ऑप्शनल को छांट मारो, पेपर छांटो, यही करो।
उस टाइम पे काश मैं ये कर लेती, एक प्रॉपर फैसला कर लेती, तो शायद मेरे साथ में ना होता। मुझे कोई गाइड कर देता कि अमन कल को जाके ये दिक्कत आने वाली है, कल को जाके जब तो फाइनल आंसर राइटिंग करेगी तुझे इन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अब देखो मुझे पता है भाई मोटिवेशन इमोशन से ये आएगा, रिसर्च मेथड से हर साल ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, बट यार मैं उस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हो रही हूँ। मैं कंटेंट को मग अप तो करे जा रही हूँ, बस सब कुछ नोट्स हैं, ब्यूटीफुल आईएएस की नोट्स है मेरे पास में, एक कोचिंग का नाम है, सब कुछ है, खुद के बनाए नोट्स हैं, खुद मेहनत करी है, मास्टर्स में पढ़ा है, लेकिन एक अंदर से ना मुझे वो जो है ना एक अंदर से मुझे फील नहीं आ पा रहा उस चीज़ के ऊपर, क्योंकि रीज़न ये है कि यार टॉपर्स की आंसर शीट्स नहीं है, मुझे नहीं आइडिया लग पा रहा मैं कैसे करूँ क्या ना करूँ। और वापस मैं अब घर वालों को नहीं बोल सकती कि भाई कोचिंग दिला दो, मैं उनमें बर्डन नहीं डाल सकती हूँ यार, ये चीज़ है। तो अगर आप कोचिंग ले सकते हो ठीक है, देन वेल एंड गुड, आप क्या करो जाके अपना पहले, यार मैं फिर भी बोलूँगी चाहे कोचिंग ले सकते हो, जो भी कर सकते हो, कुछ भी है यार, पहले ये जाके देख लो अपना खुद का, देखो भाई क्या आप दोनों पेपर की, और मैंने गलती यही करी थी, पहले पेपर मत जाना, दोनों पेपर का देखो कि आप दोनों पेपर के बीच में जो है वो मतलब रिलेशन बिठा पा रहे हो, इंटरलिंकेजेस कर पा रहे हो, ठीक है। अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा, क्या वो आप बिना रिवीजन के भी कुछ टाइम के बाद उसके कुछ पॉइंट को ब्रेनस्टॉर्म कर पा रहे हो, आप उसके आंसर को फटाफट सोच पा रहे हो। अब साइकोलॉजी में ना यही दिक्कत आ रही है, ये लोग ना कॉन्सेप्ट्स को उलझा रहे हैं जहाँ पे हमें सोचने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इकट्ठे हो रहे हैं। अब ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में है, साइकोलॉजी स्ट्रक्चर्ड वे में आपको देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ का ये लिंक हो रहा है, वहाँ का ये लिंक हो रहा है, तो ये चीज़ है। तो आप ये भी देखो कि कितना ज़्यादा आप किस तरह की पर्सनालिटी हो, क्या आप बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में करना पसंद करते हो, क्या आप बहुत थ्योरी को पसंद करते हो, क्या आपको डायग्राम से बेहतर रहता है अपनी चीज़ को एक्सप्रेस करना, ठीक है, क्या आप एक पैराग्राफ फॉर्म में लिख के ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो। तो ये चीज़ें आपको आज ही देखनी पड़ेंगी, इसके लिए आपको देखने पड़ेंगे पेपर्स। और मुझे लग रहा है यार कि आई शुड गो विद दी ज्योग्राफी। और अगर आप में से कोई ऐसा है कि कोई मेरी तरह टेस्ट करना चाहता है कि वो ज्योग्राफी ले सकता है या नहीं ले सकता, प्रॉब्लम आएगी कोचिंग की, तो मुझे ना एक बहुत अच्छी क्लासेस मिली है, मनोज सर हैं, उनकी ना 247 क्लासेस हैं, कहने को प्ले लिस्ट में 247 दिखाई दे रही हैं, बट वो 200 क्लासेस ही हैं, और पूरी उसमें ना फ्री में ज्योग्राफी ऑप्शनल जो है वो पूरा है। मैंने आज ग्रुप में भी सेंड करा था, ठीक है, मुझे कल रात को ही मिला था, मतलब सुबह सुबह मिला था, 2:30-3 बजे का टाइम था, उस टाइम पे मैं जाग ही रही थी, सब कुछ कर रही थी, तो मैं ये सब कुछ आइडेंटिफाई कर रही थी। मैंने सारे पेपर्स देखे और मुझे लग रहा है यार कहीं ना कहीं ज्योग्राफी मेरे लिए सही रहेगा, क्योंकि मैंने खुद देखा है उसमें GS1 में भी मुझे वो करना पड़ रहा है, और वही मेरा ऑप्शनल में हो जाएगा। प्रीलियम से मुझे इतना डीप जाना पड़ रहा है, तो वो मेरा वहाँ पर भी हो जाएगा। तो मुझे बस अपना कुछ मतलब 50% मेरा वहाँ पे हो चुका है, मुझे 50% ज्योग्राफी में एफर्ट्स जो वो अलग से लगाना पड़ेगा, किसके लिए, अपने ऑप्शनल के लिए। तो यहाँ से मेरा ये आपको मैसेज है, मैं मोटा मोटा अगर आपको बताऊँ, पहले तो जी आप देखो कि भाई ओवरलैप कितना हो रहा है। अब इंटरेस्ट पे भी हम जाएंगे, बट पहले यार हमें रास्ते बनाने पड़ेंगे कि अच्छा ये भाई 4 पेपर हैं जिनका ओवरलैप हो रहा है, अब चारों में से किसके ऊपर आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट बैठ रहा है, जो आपको पका नहीं रहा, क्योंकि पूरा साल पढ़ना होता है, निकाल लो। अच्छा 2 निकाल लिए कि भाई ये 2 मुझे इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, अब उन दोनों को उनका कुछ एक एक पहले उनके पेपर देखो कि अच्छा ये बार बार ना इस थीम से क्वेश्चन आ रहा है, उनका सिलेबस देखो, और फिर देखो टॉपिक पढ़ने के बाद क्या आप बिना किसी चीज़ के अपनी लैंग्वेज में उसको लिख पा रहे हो या फिर नहीं लिख पा रहे हो। क्योंकि यार पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट होता है ना उसकी जो वोकैब होती है वो होनी वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और साइकोलॉजी में देखो जो दिक्कत मुझे सोशियोलॉजी में कहीं ना कहीं पे आई थी कि भाई बहुत थ्योरी है, बहुत थ्योरी है, बहुत ज़्यादा ही थ्योरी है, वही मुझे कहीं ना कहीं साइकोलॉजी में दिक्कत आ रही है। तो यार मैं कहाँ से लूँ गाइडेंस, मुझे समझ में नहीं आ रहा। यूट्यूब पे बिल्कुल भी इसके रिसोर्सेज नहीं है। आई नो साइकोलॉजी का सिलेबस कम है, रिसोर्सेज कम है, कंपटीशन भी कहीं ना कहीं पे कम है, बट यार गाइडेंस भी तो कम यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यार मैं देखती हूँ अभी मेरा जो भी बनेगा, मेरा तो बस यही कुछ एक्सपीरियंस रहा है जिसमें आपको देखना पड़ेगा भाई टाइम बाउंड मैनर में आप किसको पूरा कर पा रहे हो, जिसके रिसोर्सेज जो हैं वो आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं दोबारा एक ही चीज़ पे बोलूँगी, आप मुझे बोलोगे कि अमन आप क्यों रिपीटेशंस कर रहे हो एक ही लाइन की। तो यार मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में ये पाया है कि जब मैं फाइनल आंसर राइटिंग करने बैठ रही हूँ ना, तो मुझे कहाँ पर दिक्कत आ रही है, मैं कहाँ पर मतलब गिर रही हूँ, टूट रही हूँ मैं, कहाँ मेरा ब्रेक डाउन हो रहा है, क्योंकि भाई मुझे पेपर पूरा करना है 3 घंटे के अंदर, ठीक है। और पेपर सिर्फ पूरा करने से मतलब नहीं है, आई हैव टू स्कोर एटलीस्ट 270 से तो ऊपर मुझे स्कोर करना है अगर मुझे लिस्ट के अंदर आना है, ठीक है, वरना फ़ायदा नहीं है। 300 तक तो अपना स्कोर हमें लेके जाना है।
और वो सारा पेपर अटैम्प्ट करना है, 3 घंटे का टाइम है, सारे क्वेश्चंस करने हैं, प्रेजेंटेशन करनी है, तो वो कैसे होगा। तो वही सब चीज़ों को मैं ध्यान में रख रही हूँ। मुझे नहीं पता यार मैं कितना आप लोगों को भी समझा पाई हूँ, ठीक है। और विकास आपने बहुत सही टाइम पे मतलब जो कमेंट था वो मुझे दिखा, क्योंकि यार मैं खुद उलझ रही हूँ चीज़ों में। देखो एक वक्त में मैंने ही बोला था कि भाई साइकोलॉजी लो, बट यार मैं आपको किसी उलझन में नहीं रखना चाहती। जब मैं प्रॉब्लम कर रही हूँ, मतलब मैं इस प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ, आई एम वेरी ऑनेस्ट विद यू पीपल, ठीक है। मैं कुछ भी यहाँ पे फालतू का फेंकती नहीं, क्योंकि किसी ने मुझे वो बोला था कि क्यों फालतू की चीज़ें फेंक रहे हो। तो देखो माय डियर बडीज, मैं कुछ भी यहाँ पे फेंक नहीं रही हूँ। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मेरे साथ बीत रहा है ना, मैं उसको एक्सप्रेस कर रही हूँ। एक टाइम पे जो मुझे लग रहा था वो मैंने आपके सामने आके बोला। अब इस टाइम पे मुझे पता है कि भाई मुझे और भी सब चीज़ें देखनी है, टाइम लिमिटेड है, और मुझे कल को अपना मेंस लिखना है, तो उस हिसाब से मुझे माइंडसेट बनाना पड़ेगा। मुझे पता है मुझे रिस्क बहुत बड़ा मैं ज़िंदगी में लेने जा रही हूँ, बट एक बार इस रिस्क को मुझे लेना पड़ेगा, सब कुछ देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एनालिसिस आपको करना पड़ता है भाई, कितना बेनिफिट है, कितना आपका रिस्क है, तो वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। एक बार तो रिस्क लेना पड़ेगा। देखती हूँ मैं करके क्या बनता है मेरा, क्या नहीं बनता। लगाती हूँ मैं 15 दिन ज़रा ज्योग्राफी पे अच्छे से, क्योंकि यार आज जो मेरा फैसला होगा ना वो मेरे कल के मेंस को बड़ा इम्पैक्ट करने वाला है। तो ये चीज़ मैं आपको बोलूँगी, सारे ऑप्शंस ना छांट मारो। ये मत देखो भाई कि मैंने इसमें ग्रेजुएशन करी है, इसमें ये वो करा है। साइकोलॉजी में मैं मास्टर्स कर रही हूँ, तब भी मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा होता है। तो खुद की ईगो पे मैं बिल्कुल भी नहीं लेना, ठीक है, कि भाई मेरे से कैसे नहीं होगा, मैंने तो ग्रेजुएशन करी है, मैंने तो पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, तो मेरे से कैसे नहीं होगा। नहीं, ऐसा बहुत बार होता है यार, कि जब बात आती है ना यूपीएससी ऑप्शनल्स की और अपने पेपर को पूरा करने की और नंबर फेच करने की, तब बहुत हालात बदल जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यार यही देखो, ठीक है, और ये भी देखो कहाँ पे जब करंट पढ़ रहे हो, किस पेपर में आप उसको यूज़ कर पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और साइकोलॉजी आपकी कहीं पे ओवरलैप नहीं करती, वो आपकी एथिक्स में उसको ओवरलैप आपको देखने को मिलेगा और आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगा। तो चलो यार मेरा इसमें ये थोड़ा अच्छा होगा कि चलो मुझे समझ में आ गया भाई अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करना है, तो इस सारी चीज़ों का मुझे आइडिया आ गया। लेकिन स्टिल जब मैं आंसर राइटिंग कर रही हूँ, मैं उसमें कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। तो यही मैं बोलूँगी, आप दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, आई एम सॉरी फॉर द रिपीटेशन अगेन एंड अगेन, ठीक है, कि भाई ओवरलैपिंग देखो कहाँ कहाँ पे कौन कौन सेगमेंट से कितनी है वो देखो। अब इकोनॉमिक्स में यही था, गलत जगह पे मतलब कुछ ओवरलैपिंग थी, मतलब मेन कॉन्सेप्ट में नहीं हो रही थी, तो वहाँ पे मैंने मार खा दी, ठीक है। और उसके बाद आपका इंटरेस्ट देखो कि आपको ही पढ़ना है, कोई तीसरा बंदा आके आपके लिए पढ़ने वाला नहीं है, ठीक है। एंड दूसरा आपको मतलब थर्ड आपको ये देखना है कि भाई आर यू पीपल एबल टू राइट दी आंसर्स। ये है मेन, सब कुछ है आंसर। जितने मर्जी रिसोर्सेज हों, जितने कम रिसोर्स, जितने ज़्यादा रिसोर्स, फ़र्क नहीं पड़ता। एट दी एंड आपको करनी है आंसर राइटिंग। एट दी एंड यू हैव टू कंप्लीट योर पेपर, यू हैव टू फेच दी गुड मार्क्स इन योर ऑप्शनल सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू गेट दी डिज़ायर्ड रैंक। मतलब लिस्ट में ही आ जाए यार, जो 1000 बच्चों की होती है। तो ये चीज़ होती है। आई होप मैं कुछ यहाँ पे आंसर कर पाई हूँ। तो ये सब कुछ है यार, किसी की मत सुनो, मेरी तरह बेवकूफ़ियाँ मत करो। मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं, साइकोलॉजी करा, इकोनॉमिक्स करा, अब ज्योग्राफी की तरफ भाग रही हूँ। मतलब कुछ सोचेगा यार कि इस लड़की का कोई स्टैंड ही नहीं है, तो हमें क्या डायरेक्शन देगी यार। तो देखो यार, धक्के खा खा के मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, उस चीज़ को मैं शेयर कर रही हूँ। कोई ऊपर से तो मुझे कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी कि मैंने आंखें बंद करके बैठी हूँ, अमन डू दिस नो। धक्के खाए, सब कुछ सीखा है। तभी कहते हैं ना कि जो इंसान को फेलियर मिला होता है ना, उससे आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा, क्योंकि उसने हर एक रास्ते को एक बार टेस्ट करके देखा होता है। तो यही मेरी चीज़ है। बाकी यार अब मुझे नहीं पता लोग क्या बोलेंगे, अब क्या नहीं बोलेंगे। भाई खुद ज्ञान दे रहे हो, खुद से जब तक कुछ नहीं हुआ, खुद तो भटकते घूम रहे हो। तो यार बोला यार, आई हैव नो इशू रिगार्डिंग दिस, बट यार हाथ जोड़ के विनती है, खुद फैसला लो, खुद की स्ट्रेंथ खुद ऑब्जर्व करो, किसी को मत मतलब वो देखो। तभी ना मैं जान बूझ के ग्रुप में पूछ रही थी कहीं भी अपना ग्रुप का मतलब अपने ऑप्शनल का एक्सपीरियंस शेयर करो, सो दैट मैं भी देख पाऊँ यार आप किस बेसिस के ऊपर ऑप्शनल को रख रहे हो। क्या पता आपका व्यू पॉइंट कुछ और हो। तो सब चीज़ों को आई वॉन्ट टू आई वॉन्टेड टू चेक, एंड उसके बाद आई वॉन्टेड टू द एनालिसिस, बट ऐसा हो नहीं पाया। कुछ ने रिस्पॉन्स करा, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दोज पीपल हु रिप्लाइड इन द ग्रुप। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यार यही था फिलहाल के लिए, मैं फिर से कोशिश करूँगी। फटाफट से मुझे वीडियो देख के बताओ। मैं खुद अभी बैठी हूँ यार, मुझे सुबह मतलब इतनी ज़्यादा एंजाइटी हो गई थी ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। घर पे हमारे लाइट है, मुझे पता नहीं चला। मैं बता रही हूँ वीडियो में कि भाई मोटर चल रही है, और मैं उल्टा ये भी बोल रही हूँ कि भाई इन्वर्टर पे प्लग है। खुद सोचो, मैं इतनी एंजाइटी में थी। मुझे इतना पता है कि भाई मोटर चल रही है, और इतना मुझे दिमाग नहीं सोचा, मेरा दिमाग ने, कि भाई मोटर लाइट से चलती है, तो इन्वर्टर मतलब लाइट आ गया तो फ़ोन चार्ज लगा लो। मतलब ये हो रहा था मेरे साथ में।
समझ रहे हो मेरी मेंटल कंडीशन क्या होगी कि भाई जिस इंसान ने पूरा कर लिया है उसके लिए कितना बड़ा फैसला होगा ये। तो मैं इसी में जूझ रही हूँ। मेरी भी कोई अगर मदद कर सकता है तो करो यार, मैं तो खुद इंसान हूँ, खुद गलतियों का पुतला हूँ। ठीक है, मुझे भी बताओ, मेरी हेल्प करो। तो चलो यार, इस चीज़ को बंद करती हूँ मैं, फाइन। तो देख सकते हो मेरी हालत क्या हो रही है अभी भी। तो ठीक है यार, जैसा भी रहेगा मुझे बताना। आई होप मैं आपको आंसर कर पाई हूँ, जहाँ फिर मैंने आपको भटका दिया है अपनी तरह। मुझे नहीं पता यार, हाथ जोड़ के रियली वेरी सॉरी अगर मतलब टाइम वेस्ट लगा आपको ये वीडियो। बट यार जो मेरे साथ में बीती है ना, वो मैंने आपको बताया है। तो इसी के साथ में इस वीडियो को मैं यहीं पे बंद करती हूँ, ठीक है। और लाइट नहीं है और मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रही है, मुझे नहीं पता क्यों। यू कैन सी मेरे ना हाथ भी अभी दिख नहीं रहे हैं, मतलब प्रॉपर लाल हो रहा है, इतनी ज़्यादा हीट मेरी बॉडी जो है वो छोड़ रही है। आप देख सकते हो मुझे पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों आ रहा है। ये ओवर एंजाइटी का रिजल्ट होता है। अब मुझे एक फ़ैसला करना पड़ेगा, ठीक है। एक डिसीज़न मुझे फाइनल लेना पड़ेगा। तो जो भी रहेगा, किसी को मेरे साथ में अगर ऑप्शनल ज्योग्राफी ट्राई करना ना तो आ जाओ। एक प्लान बनाते हैं प्रॉपर, ठीक है। ट्राई करते हैं 10-15 दिन, फ्री की क्लासेस हैं। और अगर कब वो कोई क्लासेस को प्राइवेट कर दे पता नहीं है, तो आ जाओ, देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। रिस्क लेते हैं यार, हम ऑफिसर्स बनने जा रहे हैं ना, तो हमें हर एक रास्ते को टेस्ट करके देखना होगा। क्या पता जिस रास्ते पे हम लंबे टाइम चल रहे हो वो रास्ता हमारे लिए बना ही ना हो। एक नए रास्ते को ट्राई करके देखते हैं। आ जाओ, जो भी रहेगा मैं आपको बताती रहूँगी। तो इतना ज़्यादा मेरा लेक्चर सुनने के लिए, मेरा फालतू का भाषण सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एवरीवन। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग हियर। बाय बाय।